नमस्कार दोस्तों, टारगेट इंडिया एग्ज़ाम पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया सेशन मैथ का। दोस्तों अभी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि इस टैबलेट में अभी लिखना ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करते हुए कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम कल क्या पढ़े थे दोस्तों, तो हम पढ़े थे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया था। चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक नए टर्म की, जो क्या होता है, हम जैसे स्थानीय मान एक शब्द होता है, स्थानीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी शब्द, किसी भी अंक का। जैसे उदाहरण के रूप में 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक संख्या है। ठीक है, इसमें हमसे यदि क्वेश्चन, ये हमारा एक संख्या है और इस संख्या में यदि हमसे कोई पूछ ले कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है और 5 के आगे जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उतने जीरो का गुणा। तो कितने संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हैं, मतलब 4 जीरो, तो 10,000 का गुणा। ठीक है, तो हमारा स्थानीय मान क्या आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा 50,000, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यदि किसी का भी स्थानीय मान पूछेगा, जैसे मान लो यदि 2 का पूछता है स्थानीय मान, तो हमें यदि 2 का स्थानीय मान पूछता है तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, 2 लिखना है। और 2 के बाद कितने अंक हैं, ठीक है, 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। आप देखेंगे 5 अंक है तो मतलब कितने जीरो, 5 जीरो, 1, 2, 3, 4 और ये 5 जीरो, 2 का स्थानीय मान हो गया। यदि हमें 8 का पूछे कि 8 का स्थानीय मान क्या है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देखेंगे 8 के बाद कितने अंक है, 8 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार यदि 7 का पूछेगा तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद कितने जीरो, 7 के बाद कितने अंक, 7 के बाद 2 अंक, तो 7 के बाद 2 जीरो। ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्थानीय मान के बाद हम चलते हैं जाति मान। स्थानीय मान के बाद क्या होता है, एक होता है जाति, जाति मान। ठीक है, तो जाति मान क्या होता है, जो संख्या होती है ना, वो स्वयं अपना क्या होता है, जाति मान होता है। जैसे यदि इसी में जैसे 5 का स्थानीय मान क्या था, तो 5 के बाद जितने जीरो थे, 5 का जितने अंक हो गए, ठीक है, वो उसका स्थानीय मान हो गया। यदि 5 का क्या पूछ ले कि 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5 का जाति मान क्या होगा, 5 का जाति मान 5 ही बस होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि 3 का पूछेगा तो 3 का जाति मान क्या होगा, तो जिस अंक का जाति मान पूछे वो अंक स्वयं ही अपना क्या होगा, जाति मान होगा। ठीक है, यदि 8 का पूछे तो 8 होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, जैसे ये तो हो गया, इसके बारे में डिटेल हो गया। अब जैसे इसमें ये हो गया कि क्वेश्चन जैसे एक प्रकार से बना लेते हैं इसमें, इसी में से कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान तथा 5 के जाति मान का अंतर। ठीक है, अब इसमें अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 का जो स्थानीय मान है वो है क्या है, तो 5 और उसके बाद कितने अंक, तो 6, 7, 8, 9 मतलब 4 अंक, तो 4 जीरो, 1, 2, 3, 4 जीरो। और 5 का जाति मान क्या है, तो 5 का जाति मान 5 ही होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो इसका हल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया, क्या होगा, 5। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, अब इसमें अंतर की जगह क्या पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, तो हमने विभाजित का नियम तो पढ़ लिया था पहले सेशन में। यदि आप छूट गए हैं तो आप पहले सेशन देख सकते हैं। ठीक है, 11 का नियम पढ़ लिया था, 7 का नियम भी पढ़ लिया था। अब एक चीज़ यहाँ पे पढ़ते हैं। एक संख्या थी सह अभाज्य संख्या। सह सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं मतलब ए और बी हमारे पास यदि दो संख्याएं हैं, तो यदि इनका एच सी एफ मतलब क्या हो? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए? महत्तम समापवर्तक यदि एक हो, ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं जो ए तथा बी हैं, देखिए दोस्तों हम ज़्यादा इसमें लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, हम ज़्यादा समझने पे फोकस करेंगे। यदि आपको लिखना है तो आप हमारी बात को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी यदि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ क्या हो, यदि इनका एचसीएफ एक निकल के आए तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में 2 3। ठीक है, इनका जोड़ा क्या एक सह अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि दो देखिए, दो का जो गुणनखंड होता है वो कितना होता है? 2 गुणे 1। और जो 3 का गुणनखंड होता है 3 गुणे 1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 1। मतलब एच सी एफ क्या हो गया? एच सी एफ यही तो होता है, तो दोनों में क्या हो? उभयनिष्ठ हो। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। मतलब 2 और 3 क्या है? एक प्रकार से सहवास संख्या है। और यदि हम बात करते हैं और उदाहरणों की, जैसे 21 और 65 की यदि बात करते हैं, तो चलिए, तो हम यदि 21 का गुणनखंड करते हैं, ये सब सिखाएंगे दोस्तों गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 21 का गुणनखंड क्या होगा? 3 सत्ते कितना? 21। ठीक है, और यदि 65 की बात करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 5 गुणे 13, 13 बना 65। अब देखिए, इनमें कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है तो इनके साथ तो एक का गुणा ऑटोमेटिक है, मतलब इनका उभयनिष्ठ संख्या क्या है? इनका उभयनिष्ठ संख्या भी क्या है? 1 है। और यदि इनका यदि उभयनिष्ठ 1 है, मतलब 21 और 65 का जोड़ा भी क्या है? एक प्रकार से सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो ये था तो हमारा सह अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या है तो ये सब पढ़ चुके थे, अभाज्य संख्या भी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या पढ़ चुके थे, तो अभाज्य संख्या को चेक कैसे करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती थी? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या कैसी कैसी होती थी? ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दो तथा केवल दो गुणनखंड हो, मतलब वह अपना एक तथा, ठीक है, जिसका अभाज्य संख्या जिसका केवल एक तथा स्वयं गुणनखंड हो। एक तथा स्वयं क्या हो? गुणनखंड हो। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यदि हम इनकी जांच की बात करें तो जांच में एक नियम है। यदि हम इनकी जांच की बात करें तो जांच में क्या है? यदि कोई हमारे पास संख्या है तो उसका जो वर्ग है, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अभी हमने क्या लिखा है इसको हम समझेंगे। यदि हम दी गई संख्या को n तथा इससे छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या से विभक्त करके देखें, यदि इनमें से किसी भी संख्या से a पूर्णतः विभक्त नहीं होता है तो a एक क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी अथवा नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं 173। अब दोस्तों इसको हमें चेक करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप पाएंगे कि जो 13 होता है, 13 का वर्ग कितना होता है? जैसे 12 का 144 और 13 का कितना होता है? 169।
ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 का देखेंगे तो कितना होता है 144, और 13 का देखेंगे तो 13 कितना होता है 169, और यदि बात करेंगे 14 के वर्ग की तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि 173 संख्या हमारे पास है, तो 173 के नज़दीक का बड़ा वर्ग कौन सा है, तो 14 का है 196 है ना, मतलब 14 का वर्ग बड़ा है किससे 173, यही तो है नियम। n मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी, ठीक है, उसका पूर्ण वर्ग बड़ा है किससे 173 से। अब बात करते हैं 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो 14 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये हमारी क्या है 14 छोटी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 173 को डिवाइड करके देखना है, तो क्या 173 2 से कटेगा, 173 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। क्या 173 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके जो अंकों का योग है मतलब 7 3 10 और 1 11, तो ये अंकों के योग यदि 3 से नहीं कटा है, संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 5 क्या कटेगा, 5 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या के अंत में क्या नहीं है 0 या 5 नहीं है। अब क्या 7 कटेगा, तो 7 के नियम में क्या कैसे पढ़े थे कि हमें इकाई का क्या करना है, दुगुना करना है। ठीक है, तो इकाई के अंक को क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तो 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, और 17 में 6 गया कितना 11, तो क्या 11 7 से कट रहा है, जब 11 7 से नहीं कट रहा है मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्या 11 से कटेगा, तो 173 क्या 11 से कटेगा, तो 11 के नियम में क्या पढ़े थे कि एक को छोड़कर एक जोड़ते जाए, मतलब 1 और 3 कितना हुआ 4, और बाकी बची संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 4 क्या कितना बचा 3, बचना क्या चाहिए 0 या 11 बचना चाहिए, मतलब यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसी प्रकार 13 से डिवाइड करके देखेंगे, 13 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 173 इनमें से किसी भी संख्या से पूर्णतया विभक्त नहीं होता है। ठीक है, मतलब इन जितने भी हमारे पास जो संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे पास जो संख्याएं हैं, जितनी हमारे पास जो संख्याएं हैं ये वाली 2 3 5 7 11 और 13, इनमें से 173 किसी से भी विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अतः यह जो 173 है वह एक किस प्रकार की संख्या है, तो वह हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वह हमारी क्या संख्या है, वह हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आया। चलो, एक और उदाहरण करके देखते हैं इसी में हम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा लेते हैं, चेक करते हैं 341, इसके बारे में चेक करते हैं अभाज्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इसके नज़दीक का पूर्ण वर्ग मतलब n का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, a होना चाहिए। तो देखिए 341 दोस्तों, इसके लिए आपको वर्गमूल अवश्य कम से कम 10 या 20, 30 तक तो अवश्य वर्गमूल याद होना चाहिए, और 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो 341 में आप ध्यान देंगे कि 18 का वर्गमूल कितना होता है 324। ठीक है, 18 का जो वर्गमूल होता है, यदि बात करेंगे आप 18 की, ठीक है, यदि आप बात करेंगे वर्ग 18 की, तो 18 कितना होता है 324। ठीक है, और यदि बात करेंगे 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग कितना होता है 361। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 341, 361 छोटा है, मतलब हमें बड़े वाले वर्ग लेना है, तो 19 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 341, ये रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ। चलिए, तो यहाँ पे अब ये सेटिस्फाइड हो गया, अब हमें क्या देखना है कि 19 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 19 छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 2 3 5 7 11 13 और एक 17। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो ही जाता है, तो 11 13 17।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें इनमें सभी से चेक करना है क्या 341 जो है वह इन सभी संख्या से डिवाइड होगा क्या। तो देखिए 341 दो से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष बस से बचेगा क्योंकि यहाँ पर अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है। क्या 3 से कटेगा, 3 से देखते हैं तो इनका क्या योग 3 से कट रहा है, मतलब 4 1 5 और 6 3 8, 4 1 5 5 3 8 से। तो यहाँ पे भी 3 से ये संख्या नहीं कटेगी। क्या 5 से कटेगा, तो ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा, तो 341 7 का रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो हमने इकाई अंक है, ठीक है, उसको दुगना करेंगे, मतलब 1 का दुगना 2 और 34 में से घटा देंगे। 34 में से दो गया, कितना बचेगा 32। क्या 32 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब 32 7 से नहीं कट रहा है तो 341 भी 7 से नहीं कटेगा। क्या 11 से कटेगा, तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कैसे कटेगा, 3 और 1 कितना हुआ 4। ठीक है, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 4, तो 4 में से 4 गया, क्या निकल के आया 0। ठीक है, तो 11 के नियम में क्या पढ़े थे, यदि 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 341 है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 341 है वो किससे कट रहा है, तो 341 से यहाँ पे 11 से कट रहा है। ठीक है, और जब ये 11 से कट रहा है, ठीक है, और ये जब 11 से कट रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ये तभी होती जब ये न तो 11 से कटता, न तो 13 से कटता, न तो 17 से कटता। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 341 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 341 एक अभाज्य, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या परिभाषा क्या कहता है कि उसका केवल एक और स्वयं ही गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप और भी इसमें चेक कर सकते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि 437 को चेक करिएगा, क्या यह भाज्य संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो हम आपको इसमें बता देते हैं कि इसका वर्ग किसके वर्ग के नज़दीक होगा, 21 के वर्ग के नज़दीक होगा, 437 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 21 वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसी में कि 811, इसको भी चेक करना है क्या आभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कि अभाज्य है या नहीं। ठीक है, अभाज्य है या नहीं है। ठीक, 811 में बता दें हम आपको कि 811 में ये किसके नज़दीक का वर्ग है, 29 के नज़दीक का वर्ग है। 29 का वर्ग ग्रेटर देन होगा किससे, 29 का वर्ग ग्रेटर देन होगा 811 से। ठीक है, बाकी प्रक्रिया वही है कि आपको इसमें 29 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लेना है और उन सभी को डिवाइड करके देखना है, यदि वे कट नहीं है मतलब वह एक अभाज्य संख्या नहीं है, यदि नहीं कटेंगे किसी से भी मतलब वह एक अभाज्य संख्या है। चलिए, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ विशेष सूत्र के बारे में। हालांकि यह बचपनों के सूत्र माने जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से पता होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन के पर्पज से, क्योंकि कहते हैं कि बेसिक में कुछ छूट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सूत्र है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, दूसरा है इसी में, यदि यहीं पे माइनस लग जाए, a माइनस बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहीं पे जो तीसरा फार्मूला हमारा है वो क्या है,
ठीक है। यदि आप इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, किसको किसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे जोड़ेंगे यदि दोनों को, तो टू ए बी प्लस का, टू ए बी ए प्लस का और टू ए बी ए माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा जोड़ने से, है ना। तो क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार बचेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या है, हर लाइन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इससे समय की बचत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, चौथा जो इसमें फार्मूला है, वह फार्मूला क्या है, यदि इसी को हम क्या कर दें, इसी को हम क्या कर दें, माइनस लिख दें, मतलब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। तो आप ऊपर देख ही चुके हैं, यदि जोड़ेंगे तो टू ए बी कट जाएगा, और यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए बी गुणा हो जाएगा, मतलब टू इंटू टू ए बी, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा, फोर ए बी, सिंपल सा, ठीक है। चलिए, अगला बात करते हैं पचमे में। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका निकल के आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। चलिए, अगला चलते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और जो दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसी में यदि माइनस की ओर चलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, तो ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी में दो और इसी में फार्मूले हैं, ठीक है। तो छः सात और ये आठवां नंबर होगा। तो ए प्लस यदि हमारा बी क्यूब है, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक है। यदि यहीं पे क्या लग जाएगा, नौवें फार्मूले में ए माइनस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस यहाँ पे बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप विशेष, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नंबर सिस्टम में इन फार्मूलों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कापी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम कुछ और इसी में नंबर सिस्टम की ओर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम एक टॉपिक आता है समानांतर श्रेणी, आप ये 10वीं का टॉपिक है, ठीक है। यदि आप विस्तृत इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो 10th की बुक में आपको मिल जाएगा। समानांतर श्रेणी क्या होती है, यदि हमारे पास प्रथम पद ए है, तो अगला पद क्या होगा, प्रथम प्लस डी, फिर उसका अगला पद क्या होगा, ए प्लस टू डी, ठीक है। फिर अगला पद क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, जिसमें ए यहाँ पे क्या होता है, ए कहलाता है आपका प्रथम पद, और डी क्या कहलाता है, डी कहलाता है सार्वंतर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कह सकते हो सार्वंतर, ठीक है, या अंतर भी कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे मतलब यहाँ पर क्या है, अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो, चार, छ, आठ, दस, अब इसमें देखिए, चार और दो का अंतर कितना, दो, छः और चार का अंतर कितना, दो, आठ और छः का अंतर कितना, दो, दस और आठ का अंतर कितना, दो। मतलब आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पे क्या है, प्रथम पद जो प्रथम पद क्या है यहाँ पे आपका दो है, ए कितना है, दो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रथम पद। तो ए वन कितना हो जाएगा, तो ए प्लस टू डी, ठीक है, मतलब ए प्लस, है ना। तो ए वन कितना हो जाएगा, ए प्लस, यदि आप इसको फार्मूले में सेट करेंगे, ए प्लस टू डी, और ए का मान कितना है,
ए का मान है 2 और +2 और डी का मान है 2। ठीक है, तो आपको कितना निकल के आएगी? 4 निकल के आएगा। ठीक, मतलब इसमें क्या कहना चाहिए, समानांतर श्रेणी में कि जो समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये श्रेणी क्या कहलाएगी? समानांतर श्रेणी कहलाएगी। अब यदि हमें इसमें क्या निकालना है, यदि हमें इसमें nवां पद निकालना है, ठीक है, ये है काम की चीज, nवां पद निकालना है। तो nवां पद क्या होगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। एन पद जिस पद की बात करेंगे, जैसे इसी श्रेणी का यदि हमें क्या निकालना है, यदि इसी श्रेणी का हमें क्या निकालना है, मान लो कि 12वां पद निकालना है। ठीक है, जैसे इस श्रेणी का यदि हमें क्या निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो एन यहाँ पे क्या होगा? एन यहाँ पे 12 होगा, और ए क्या होगा? जो प्रथम पद रहता है, और टी क्या होगा? उनका जो सार्वंतर रहता है। ठीक है, अब यदि हमें एन पदों का योग निकालना है, इसी में एक और देखते हैं, एनवां पदों का योग, एनवां पदों का योग। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको दर्शाते हैं एस एन से, और ये होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d, ये कोष्ठक बंद। ठीक है, एक और फार्मूला होता है n पदों का योग निकालने का, Sn बराबर n/2 a प्लस l। यहाँ पे l क्या होता है? a तो आप जानते ही हैं कि ये प्रथम पद होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, परंतु l क्या होता है? l होता है अंतिम पद। ठीक है, l क्या होता है? l होता है अंतिम पद। ठीक है, तो ये था हमारा समानांतर श्रेणी के बारे में। यहाँ पर समानांतर श्रेणी में ध्यान रखिएगा कि n पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 × d, n पदों के भी निकालना है, तो दो फार्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, Sn का। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट श्रेणी की ओर। और नेक्स्ट श्रेणी क्या कहलाता है? जीपी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है कि जिस प्रकार हमारा उसमें समानांतर श्रेणी में समान अंतर होता था, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा? समान, है ना, गुणा के अंतर होगा। तो गुणा के अंतर मतलब क्या होता है? इसमें ए कामा ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसी प्रकार ये चलते जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक? ए आर एन तक। अब इसमें भी वही है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा जो है यहाँ पे, ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाता है प्रथम पद, और जो आर है वो क्या कहलाता है? अब देखिए, इसमें आर को क्या कहेंगे? आर को कहेंगे सार्वनुपात। उसमें सार्वंता कहते थे, इसमें क्या कहेंगे? सार्वनुपात। ठीक है, अब आर कैसे निकलेगा? तो यदि हम इसको क्या मानेंगे, यदि हम देखिए इस प्रथम पद को a1 मानेंगे, ठीक है, द्वितीय पद को a2 मानेंगे, तृतीय पद को a3 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे? a4 मानेंगे। तो हमें r निकालना है, तो r बराबर क्या होगा कि द्वितीय पद बटे प्रथम पद, मतलब a r बटे a। a से क्या होगा? कटेगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? r निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3, 9, 27, 81 डैश डैश इसी प्रकार से ये चलते जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या है? 3 है, इसको हम द्वितीय पद मानते हैं, 27 को तृतीय पद मानते हैं, और यहाँ पे इसको चतुर्थ पद मानते हैं। तो आर कैसे निकलेगा? आर तो पता है कि a2 बटे कैसे निकलता है? a1 से निकलता है, मतलब 9/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कटेगा तो। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप a3/a2 भी करेंगे तो कितना होगा? 27/9 होगा, और ये कितना होगा? तो ये भी 3 आएगा, मतलब आर हर केस में क्या आ रहा है? आर इन प्रत्येक केस में क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, आप a4/a3 भी करोगे तो भी आर क्या आएगा? तो भी आर क्या आएगा? आर आएगा सेम।
ठीक है, मतलब सानुपात क्या है, सेम है। और ए क्या होता था, ए हमारा क्या होता था, ए हमारा होता था प्रथम पद, मतलब 3 है। ठीक, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी का पता चलता है। अब इसमें भी वही था, दो कंडीशन कि यदि हमें क्या निकालना है, यदि हमें nवां पद निकालना है तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला है वो क्या है, ए आर और घात में n-1। ठीक है, और यदि हमें n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है तो क्या निकल के आएगा, एस n बराबर ए आर n-1 और बटे में r-1। ठीक है, तो इस प्रकार से, या दूसरा जो फार्मूला होता है ये कब निकल के आएगा, जब r बड़ा होगा किससे, 1 से। ठीक है, ये जो कंडीशन होगी, ये वाली जो कंडीशन होगी ये तब लागू होगी जब r बड़ा होगा किससे, 1 से। ठीक है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन में यदि r छोटा होगा 1 से तो एस एन बराबर होता है a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। ठीक है, इसकी किस केस में है, जब r लेस देन होगा 1। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन के द्वारा जब समझाएंगे तो आपको पूरी तरह से पूरी पिक्चर जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए, तो कुछ इसमें अपन बेसिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ संख्या पद्धति के क्वेश्चन। तो चलिए, अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जैसे 1509 गुणे 1509, ठीक है, बराबर क्या आएगा, तो जल्दी से करके बताइए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसको सूत्र पद्धति से करना है हमें। ठीक है, हमें इस तरह नहीं करते जाना है कि 1509 बटे 1509 किए फिर उसमें गुणे किए एक एक अंक का। ठीक है, तो वो बच्चों वाली स्टेप होता था। तो यहाँ पे 1509 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि 2 बार है यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 1500 प्लस 9 का क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं। है तो वही चीज़, 1500 प्लस 9, 1509 हो गया, और 2 बार है तो उसको क्या लगा दिए, वर्ग लगा दिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो ये इसका फार्मूला क्या होता था, ये किसका फार्मूला यहाँ पे लागू होगा, तो ये लागू होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको क्या करिए, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे, देखिए तो 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग हो गया 225, और 2 जीरो कितने जीरो निकल के आएंगे, 4 जीरो। और 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 का वर्ग 21 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, मतलब 1500 गुणे 9, तो 15 नमा कितना, 15 नमा 135। ठीक है, एक्स 15 में 135, और 135 गुणे तो कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, तो ये हो गया 270, और ये कितने जीरो, डबल जीरो। ठीक है, आप इसको यदि जोड़ोगे सबको तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22,7,7,0,81। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार यदि यहाँ पे 1493 होता तो भी आप उसको 1500 माइनस 9 कर लेते। ठीक है, और यहाँ पे आप 1500 माइनस 9 का वर्ग मतलब ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लगा के आप इसको हल कर सकते थे। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117। चलिए, इसका हल कितना निकल के आएगा, तो इसका हल कितना निकल के आएगा, जल्दी से करके बताइए। देखिए, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको गुणा करके घटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बॉड मास का रूल पढ़ेंगे तो बॉड मास का रूल क्या कहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 883 माइनस 117 कर दिए फिर गुणा गुणा करेंगे, है ना। तो बॉड मास का रूल जब पढ़ेंगे
तो ये जो बॉन्ड मास होता है इसके अनुसार पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर ऑफ मतलब का हल होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बॉन्ड मास के अनुसार चलना है हमें। तो पहले क्या होगा, पहले होता है इसमें गुणा। ठीक है, तो गुणा तो होगा, मतलब इनका ही तो गुणा होगा, पर इनका गुणा करना नहीं है, डायरेक्ट इनका ही गुणा करके आप हल करेंगे। ठीक है, पर आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम इसको ए मान लेते हैं तो ये ए है, तो ये भी ए है, यदि ये बी है तो ये भी क्या है, ये भी बी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फार्मूला किसका लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है ए स्क्वायर माइनस किसका, बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी और गुणे ए प्लस बी। ठीक है, मतलब यदि आप इसको दो कोष्ठक बंद करेंगे, 883 माइनस 117। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 883 प्लस 117। आप इसको यदि हल करेंगे तो कितना आएगा, 883 प्लस 117 कितना होगा। ठीक है, तो यदि माइनस करते हैं तो उस माइनस में कितना आएगा, 766, और प्लस करेंगे तो 800 प्लस 900 और 83 और 17 कितना हो गया, 100, मतलब 1000। ठीक है, आप इसको यदि हल करेंगे तो इसे देख रहे हैं किसी भी संख्या में 1000 गुना करेंगे तो जितने जीरो होंगे क्या होंगे, उत्तर आएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को यदि फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं तो फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करने हैं। चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं हम 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383। ठीक है, और इसके जो बटे में होगा, और इसके जो यहाँ पे बटे में, तो बटे में क्या होगा, 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383, और प्लस दोस्तों कुछ दिनों से आपके लिए हम नया एक PDF क्रिएट करके आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन सेट दिया रहेगा। ठीक है, आप उसको बनाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके तो देखिएगा कौन जल्दी से बताता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है, पर इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही सटीक तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 693 को यदि आप ए मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ मान के कर सकते हैं, तो ये ए गुणे ए हो जाएगा। या और 383 को बी माने हैं तो जहाँ जहाँ 383 वो हो क्या करना, क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। तो ये भी बी है और ये भी क्या है, बी है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है बी, ये है बी, और ये है बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यदि आप इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा यदि विस्तृत करेंगे, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे लगाने में समय लगता है। ठीक है, परंतु यदि जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, लगता है ज़्यादा ही कम बोल दिए, 10 से 15 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए, तो हम इसको हल करते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा इसका फार्मूला, है ना। ए क्यू माइनस बी को क्या होता है, ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में तो सब प्लस में होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बटे में आपको यही दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये आंसर हर का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ हमारे पास ए माइनस बी। मतलब इस क्वेश्चन को सिर्फ क्या करना था, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो सिर्फ हमें किस में लाना था कि हम 693 जिसको ए माने हैं माइनस क्या कर दें, बी वाली संख्या को।
मतलब जैसे इसमें माइनस कर दे, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो ये हमारा इसका क्या था, एक लाइन में आंसर था। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखने के लिए, ठीक है, हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ये हमारा नया चैनल है, ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।